आदाब। आप देख रहे हैं कुशीनगर हक की आवाज़। मैं उजैर अंसारी। आज से के खास मेहमान हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। इनका नाम ग्रामी हाफिज मोहम्मद राफे हसीबी साहब हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं और ये इस्लामिक स्कॉलर हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और कुछ सियासी कुछ राजनीतिक बातचीत करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज जी, डेली एक नए मेहमान को इस स्टूडियो में मैं बुलाता हूं, उनसे कुछ सवालात करता हूं। तो आज के आप खास हमारे मेहमान हैं। बहुत सारी बात ना कह के डायरेक्ट कुछ सवाल मेरे पास हैं जो मैं करना चाहता हूं। बिल्कुल। तो हाफिज जी बताइए, इस्लाम में राजनीति को किस नज़र से देखा गया है? बहुत बहुत शुक्रिया उजैर साहब। पहले मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर के ज़रिए करूंगा जी। कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, सुखन से पहले मैं सबको सलाम करता हूँ और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। आपने सवाल हमसे क्या किया कि इस्लाम में राजनीति को किस नज़र से देखा गया है या देखिए, देखा जाता इस्लाम है? में सियासत को बहुत अच्छे नज़रिए से देखा गया है जी क्योंकि इस्लाम की एक तारीख़ रही है जी। और उस तारीख़ में बहुत बड़े बड़े सियासतदान हुए हैं जिन्होंने अपने सियासत के ज़रिए से पूरे इंसानियत को ये दर्स दिया है कि किस तरीके से एक सियासतदान या एक बादशाह अपने रियाया के साथ ईमानदारी कर सकता है, अपने रियाया के दुख दर्द में काम आ सकता है। हम तारीख़ उठा करके देखते हैं अगर 1500 सदी पहले की, तो हमें दिखाई देता है 1500 साल पहले हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन की जो सियासत थी और उनको उनके खिलाफत का जो तरीक़ा था, उस तरीक़े से अगर आज भी कोई बादशाह हुकूमत करे तो यकीनन उसकी पूरी रियाया अपने आप को खुशी महसूस कर सकती है। और उनके हुकूमत में ये तरीक़े राज थे जिसके ज़रिए से हर एक शख्स उनके हुकूमत का ईमानदार हुआ करता था। बहुत विस्तार से आपने समझाया कि इस्लाम में राजनीति को किस नज़र से देखा जाता है और उसका क्या स्थान है। हमारा सवाल था, क्या मुसलमानों को लोकतांत्रिक चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। ये हमारा जमहूरी हक़ है और जमहूरियत में हमें ये आज़ादी मिली हुई है कि हर एक शख्स उसमें हिस्सा ले सकता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसका क़ैद नहीं है। लेकिन मुसलमानों को तो और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुसलमानों को उनका हक़ मिल सके। क्योंकि जमहूरियत में अगर हम चुनाव जीत करके किसी सदन में पहुँचेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना ये तो बहुत ज़रूरी है। हाफिज जी, अगर कोई मुसलमान नेता है भ्रष्टाचार अगर जो करे तो उसको आम जनता या जो उम्मत है उसके साथ किस तरह का रवैया अपनाए? वैसे भी तो भ्रष्टाचार ये एक कानूनी जुर्म है। ये कोई शख्स भी कोई इंसान करे तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन अगर कोई मुसलमान होकर के और ईमान वाला होकर के ऐसा काम करे तो ये दोगुना जुर्म बढ़ जाता है जी। क्योंकि इस्लाम में दर्स दिया गया है ईमानदारी का, रवादारी का। और इस्लाम में ये दर्स है कि आप कहीं भी कोई भ्रष्टाचार सूदखोरी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप तो बहुत बड़े जालिम हैं। चलिए हाफिज जी, आप बड़ा इत्मीनान के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहे हैं। हमारा सवाल था कि आज के दौर में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में सुधार करने की ज़रूरत है? मुसलमानों को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है जी, वो तालीम के मैदान में। जी, तालीम के मैदान में जी। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा बढ़ने की, तरक्की करने की ज़रूरत है ताकि मुसलमानों का एक एक बच्चा तालीम याफ्ता हो सके। क्योंकि तालीम के ज़रिए ही हम तरक्की कर सकते हैं, तालीम के ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर तालीम हमारे अंदर है तो हम सियासत भी कर सकते हैं, तालीम हमारे अंदर है तो हम कारोबार भी कर सकते हैं, तालीम हमारे अंदर है तो दूसरी बहुत सी सरकारी एजेंसियां हैं जहां जा कर के हम अपनी खिदमात को अंजाम दे सकते हैं और उससे हमारा भी फ़ायदा होगा, कौम का भी फ़ायदा होगा, उम्मत का भी फ़ायदा होगा, पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। इसलिए मुसलमानों को सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी तालीम की तरक्की की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें।
हाफिज जी, क्या आप बताएंगे कि इस्लाम में मीडिया और पत्रकारिता का कोई महफूज कॉन्सेप्ट बताया गया है? बिल्कुल, इस्लाम में सहाफ़त है। इस्लाम में उससे पहले जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था तो वो खुद खतूत लिख करके दूसरे बादशाहों के पास भेजा करते थे, जी जिसके ज़रिए से अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाया जाता था। तो आज के ज़माने में जो मीडिया है उसके ज़रिए भी इस्लाम के पैगाम को आम किया जा सकता है। इसलिए उलमाए कराम ने, मुफ्तियान कराम ने आज के दौर में इस बात की इजाज़त दे रखी है कि हम सोशल मीडियाज़ के ज़रिए से भी इस्लाम के पैगाम को आम कर सकते हैं, इस्लामी तालीमात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस्लामी तालीमात को आवाम तक पहुंचा सकते हैं। और जब ये तालीमात आवाम तक, लोगों तक, हुकूमत तक, सियासतदानों तक पहुंचेगी तब इस्लाम का सही कॉन्सेप्ट लोगों के पास पहुंचेगा। उस तरह तो इस्लाम को यकीनन बदनाम किया जा रहा है। अगर मुसलमान भी सोशल मीडिया से दूर रहे तो इस्लाम को कुछ ज़्यादा ही बदनाम कर दिया जाएगा। इसलिए इस्लाम के सही कॉन्सेप्ट को बताने के लिए और इस्लाम का क्या तालीम है, क्या तरीक़ा है, क्या उसका तहज़ीब और तमद्दुन है, इसको बताने के लिए आज ये मीडिया नहायत ज़रूरी हो चुका है। अच्छा, हाफिज जी बताएंगे राजनीति में पैसा और धर्म का रिश्ता कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। राजनीति में, सियासत में रुपया पैसा दे करके किसी से वोट लेना या रुपया पैसा दे करके अगर कोई वोट अपना दे रहा है तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसको बिल्कुल नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। फतावा भी बहुत से आ चुके हैं इसके ऊपर मुफ्तियान कराम ने ये मुदल्लल फतवा दिया है कि अगर कोई शख्स अपने वोट को बेच रहा है या कोई शख्स किसी के वोट को ख़रीद रहा है तो दोनों जुर्म कर रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। क्या मुसलमानों को अपने इलाके की तरक्की के लिए राजनीति में आना चाहिए? तो पहले ही आप बता चुके हैं, लेकिन कुछ और इस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो मुल्क भारत है जी, इस मुल्क में अगर हमें तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें किसी इलाके का विकास करना है या उसको तरक्की याफ्ता करना है तो उसके लिए हमें हुकूमत की सरगर्मियों में हिस्सा लेना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इंतखाब में हिस्सा लें, यानी चुनाव में भाग लें। जब चुनाव में भाग लेंगे तो हम हुकूमत के किसी ओहदे तक पहुँचेंगे, सियासत के किसी ओहदे तक पहुँचेंगे। अगर ग्राम प्रधान ही बनते हैं तो उसके ज़रिए भी हम कोई काम करा सकते हैं, अपने गांव की तरक्की कर सकते हैं। अगर हम उससे ऊंचे लेवल के अगर कोई विधायक बन गए, सांसद बन गए तो उसके ज़रिए से हम अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरक्की कर सकते हैं। तो इसके लिए ये तो ज़रूरी है कि मुसलमानों को भी इसमें अपना अहम और नुमाया किरदार अदा करना चाहिए। हाफिज जी, ब्याज के इस दौर में क्या आम जो मुसलमान हैं अपने कारोबार को कैसे हलाल रख सकते हैं? बिल्कुल रखा जा सकता है अगर उसका उसके कोई अंदर ईमानदारी है और वो चाहता है कि हमारा कारोबार हलाल रहे तो वो रख सकता है। बहुत से उसके ज़राए हैं, मुफ्तियान कराम से इसके बारे में राब्ता करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने कारोबार को हलाल रख सकें। क्योंकि अब ऐसा ज़माना आ चुका है और इस तरीके से लोगों को बात दिया गया है सूदी कारोबार में कि उससे बचना कारोबारी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके भी सही तरीक़े इस्लाम में मौजूद हैं और उस पर बहुत सा रिसर्च हुआ है। रिसर्च के बाद मुफ्तियान कराम ने हर एक जो भी मतलब दुश्वारियाँ आ रही हैं कारोबारी लाइन में उन सब का हल तलाश करके और लोगों के सामने पेश कर दिया गया है। उस पर बहुत सी किताबें भी तसनीफ़ हो चुकी हैं जिसको पढ़ करके आदमी अपने कारोबार को हलाल तरीके से कर सकता है। हाफिज जी, जब समाज में अन्याय बढ़ जाए तो एक आम आदमी क्या करे, क्या कर सकता है? अगर अन्याय बढ़ जाए तो एक आम आदमी क्या करे उस वक्त? एक आम आदमी की यही जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करे, अपने समाज को तालीम याफ्ता करे। तालीम के ज़रिए से ही इन सब चीज़ों से, यानी समाज में जो भी बुराइयां हैं, अन्याय हो या जो कुछ भी चोरी है, बदकारी है, हर एक बुराई से, समाज के बुराई से इंसान उसी वक्त बच सकता है जब उसको सही तालीम दिया जाए। और उस तालीम के साथ अगर दीनी तालीम भी, अगर मुसलमान है अपना दीनी तालीम अगर उस बच्चे को दे देता है तो यकीनन वो बच्चा या वो समाज अन्याय नहीं करेगा, बिल्कुल इंसाफ ही करेगा। क्योंकि इस्लाम इंसाफ और न्याय की तालीम देता है और तालीम के ज़रिए ही इसको बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। आखिर क्वेश्चन हाफिज जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मुसलमानों को और
اپنی قوم کے ذمہ داروں کو خصوصاً یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو بھی دھن ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، اس کو قوم کی تعلیم پر لگانے کی کوشش کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے ذمہ داران، ہمارے علماء کرام یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ اپنے ہر گاؤں میں یا ہر شہر میں ایک ایسا اسکول ہونا چاہیے، ایک ایسا کالج ہونا چاہیے جس میں دینی اور دنیائی تعلیم دونوں کا مکمل نظام ہو، اور اس نظام کے ذریعے سے بچوں کو ایسی تعلیم مہیا کرائی جائے جس کے ذریعے سے جب وہ آگے بڑھیں تو ان کے دل میں ایمان اور اسلام بھی ہو، اور وہ عصری تعلیم میں بھی اس قابل ہوں کہ جو کام ان کو دیا جائے اس کو آسانی سے کر سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہر ایک علاقے میں ہمارا ایک مضبوط کالج ہونا چاہیے جس کے اندر دین اور دنیا دونوں کی تعلیم فراہم کی جا رہی ہو۔ بہت بہت دھنیواد حافظ محمد رافع حسیبی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور انٹرویو میں بھاگ لیا۔ میں تمام درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو فالو اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرواتا رہوں گا اور آپ کو فائدہ پہنچاتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔